देखिए गुप्त साम्राज्य, देखिए गुप्त साम्राज्य का जो उदय हुआ था ये प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ था गुप्त साम्राज्य का उदय। देखिए गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। श्रीगुप्त गुप्त वंश का संस्थापक हुआ था। आप जरूर याद रखिएगा इसके संस्थापक और इसके अंतिम शासक को, ठीक है। अंतिम शासक और संस्थापक काफी इंपॉर्टेंट रहता है। देखिए गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त हुए थे। इनका उत्तराधिकारी घटोत्कच हुआ था, ठीक है। श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच हुआ था। श्रीगुप्त गुप्त वंश का संस्थापक था, ठीक है। और गुप्त वंश का उदय प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ था। आगे देखिए गुप्त वंश का महान शासक, गुप्त वंश का महान शासक कौन हुआ था? चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का महान शासक हुआ था। देखिए यह 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। कौन? चंद्रगुप्त प्रथम। देखिए गद्दी पे कब बैठा था ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप ईस्वी को जो हम स्टार या जो इंपॉर्टेंट कहेंगे आप उसी को बस याद रखिएगा, ठीक है। ये सभी आपसे पूछने वाला एग्जाम में नहीं है कि कब वो गद्दी पे बैठा था, ठीक है। इसको बस एक नजर देख के छोड़ दीजिए। महान शासक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम था। देखिए इसने लिच्छवी राजकुमारी देवी से विवाह किया था, ठीक है। जो चंद्रगुप्त प्रथम थे ये लिच्छवी राजकुमारी देवी से विवाह किए थे। देखिए चंद्रगुप्त प्रथम यह महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया था। इसने सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया था, ठीक है। आगे देखिए गुप्त संवत, देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। गुप्त संवत की शुरुआत, गुप्त संवत की शुरुआत और ईस्वी दोनों याद रखिएगा। गुप्त संवत की शुरुआत कब हुई थी? 319 320 ईस्वी में, ठीक है। और इसकी शुरुआत किसने किया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। गुप्त संवत की शुरुआत करने वाला कौन सा गुप्त शासक था? चंद्रगुप्त प्रथम था, ठीक है। याद रखिएगा। अब देखिए चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन हुआ था? समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ था। देखिए समुद्रगुप्त 335 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। देखिए इसने आर्यावर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया था। इन्हीं विजय के कारण इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें भारत का आइंस्टीन किसको कहा जाता है? भारत का आइंस्टीन किसको कहा जाता है? तो याद रखिएगा नागार्जुन को। नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। अगर हम पूछे कि भारत का बिस्मार्क किसको कहते हैं? भारत का बिस्मार्क किसको कहा जाता है? तो याद रखिएगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। देखिए बिस्मार्क जर्मनी के एकीकरण में इंपॉर्टेंट योगदान दिया था, ठीक है। और वही काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत के एकीकरण में किए थे, ठीक है। तो एकीकरण का जब भी कोई फैक्ट आता है या फिर एकीकरण का जब बात आता है तो वहां पे एक उपाधि सी बन गई है बिस्मार्क की, ठीक है। तो भारत का बिस्मार्क किसको बोलते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल को बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को बोलते हैं। और भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है, ठीक है। गुप्त शासक समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ठीक है। याद रखिएगा ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कितने शासकों को इसने पराजित किया ये मायने नहीं रखता है, ठीक है। आप बस याद रखिए कि भारत का नेपोलियन किसको बोलते हैं? समुद्रगुप्त को बोलते हैं। देखिए अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप बिहार दरोगा का या बिहार सीजीएल का, यूपीएसआई का, एसएससी का, रेलवे का, ठीक है, तो याद करने का एक टेक्निक होता है, ठीक है। आपको सब चीज नहीं पढ़ना है, ठीक है। देखिए होता क्या है कि जीके में आप ज्यादा से ज्यादा फैक्ट रटने के चक्कर में आप सिलेबस को कवर कर नहीं पाते हैं और फिर एग्जाम के टाइम पे आपका अधूरा सिलेबस रह जाता है, ठीक है। आपको जो जरूरत है उतना ही पढ़िए। और एक बात मेरा मानिए, PYQ को जरूर देखिए, ठीक है। और इसी को बेस बना के, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही बेस बना के आप आगे तैयारी करिए, ठीक है, याद रखिए। आगे देखिए, देखिए अगर हम यहाँ पे आपको स्टार लगा रहे हैं कि भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसका वजह है कि ये किसी ना किसी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। ये किसी ना किसी एग्जाम का प्रश्न बना है कि भारत का नेपोलियन के नाम से किस गुप्त शासक को जाना जाता है, ठीक है। आगे देखिए, देखिए समुद्रगुप्त के बारे में आगे फैक्ट देखिए, इसे कविराज भी कहा जाता है, ठीक है। अभी जस्ट आप पढ़ें कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ठीक है। भारत का बिस्मार्क किसको बोलते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल को बोलते हैं। भारत का आइंस्टीन किनको बोला जाता है? नागार्जुन को बोला जाता है, ठीक है। सभी जरूर एक जगह पे आप लिख लिया करिए। आगे देखिए, परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था समुद्रगुप्त। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था। आगे देखिए, इसने अश्वमेध कर्ता, विक्रमंक एवं परम भागवत की उपाधि धारण की थी, ठीक है। समुद्रगुप्त ने अश्वमेध कर्ता, विक्रमंक एवं परम भागवत की उपाधि धारण की थी, यानी ये उपाधि धारण करने में महारत हासिल किया हुआ था। कौन? समुद्रगुप्त। देखिए कितना उपाधि हो गया, परम भागवत की उपाधि, अश्वमेध कर्ता की उपाधि, विक्रमंक की उपाधि, परम भागवत की उपाधि, इतना सारा उपाधि धारण किया था कौन? समुद्रगुप्त, ठीक है, जिसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। देखिए यह विष्णु का उपासक था, ठीक है। समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था। देखिए इसके दरबारी कवि हुआ करते थे हरिसेन, हरिसेन इसके दरबारी कवि थे। देखिए इसने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना किसने किया है? हरिसेन ने किया है। और ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। और इलाहाबाद अभिलेख या इलाहाबाद प्रशस्ति लेख किस गुप्त शासक से संबंधित है? तो याद रखिएगा समुद्रगुप्त से संबंधित है, ठीक है, याद रहेंगे।
और आप जानते हैं कि जो गुप्त शासक रहे हैं ये सभी विष्णु के ही उपासक थे, और विष्णु का जो वाहन है गरुड़, गरुड़ गुप्त साम्राज्य का प्रतीक हुआ करता था, ठीक है, गरुड़। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे इनके बारे में। आगे देखिए समुद्रगुप्त यह संगीत प्रेमी था, ऐसा अनुमान उसके सिक्कों पर बीना वादन करते हुए दिखाए जाने से लगाया जाता है। ठीक है, तो समुद्रगुप्त के जो सिक्का है इस पे बीना वादन करते हुए दिखाए जाने से ऐसा प्रतीत होता है कि समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था। ठीक है, आगे देखिए समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी हुआ था चंद्रगुप्त द्वितीय। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ था। देखिए इसके शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत आया था। ठीक है, फाहियान किस गुप्त शासक के शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। और हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में हुएनसांग आया था। ठीक है, हुएनसांग, हर्षवर्धन के हौ से दोनों का नाम स्टार्ट है, याद रखिएगा। ठीक है, हर्षवर्धन के शासनकाल में हुएनसांग और चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान भारत आया था। ठीक है, हुएनसांग, आप जानते हैं कि हुएनसांग को यात्रियों का राजकुमार, यात्रियों में राजकुमार या यात्रियों का राजकुमार बोलते हैं इसको, नीतियों का पंडित कहा जाता है इसको। ठीक है, इसके बारे में हम पूरे डिटेल से आपको बताए हुए हैं। आगे देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय, देखिए शकों पर विजय के उपलक्ष्य में इसने चांदी के सिक्के चलाए थे। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय शकों पर विजय के उपलक्ष्य में इसने चांदी के सिक्के चलाए थे। देखिए याद रखिएगा कि इनका राजकवि, चंद्रगुप्त द्वितीय का राजकवि साब हुआ करता था। ठीक है, साब। देखिए इसके समय में पाटलिपुत्र एवं उज्जैनी विद्या के प्रमुख केंद्र हुआ करते थे। देखिए इसके दरबार में नवरत्न, 9 विद्वानों की एक मंडली रहा करती थी। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न यानी 9 विद्वानों की एक मंडली रहा करती थी। अब देखिए ये नवरत्न में कौन कौन से शामिल थे, जरूर याद रखिए। सबसे पहले आप ये बात याद रखिएगा कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न रहा करते थे। ठीक है, आपसे प्रश्न इस प्रकार से बन सकता है, पूछ सकता है एग्जामिनर कि किस गुप्त सम्राट के शासनकाल में, ठीक है, नवरत्न हुआ करते थे। तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। और जितने भी नवरत्न थे ये सभी इंपॉर्टेंट थे। इनके नवरत्न में कौन कौन शामिल थे? कालिदास शामिल थे। ठीक है, कालिदास की रचना काफी इंपॉर्टेंट है, आप जानते ही हैं। देखिए रचना से संबंधित हमने शॉर्ट्स वीडियो बनाए हैं, आपको हम जितने भी रचना है इंपॉर्टेंट रचना, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप उस शॉर्ट्स को जरूर देख लीजिएगा। या फिर हमारे शॉर्ट्स सेक्शन में जाइए, ठीक है, यूट्यूब के चैनल के जो शॉर्ट्स सेक्शन है उसमें जाइए, और जितने भी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं उन सभी रचना पे हमने करीब 4-5 वीडियो के माध्यम से पूरी रचना को कवर करवाया है। देखिए द्वितीय कौन है? धन्वंतरी। ठीक है, तृतीय है छपनक जो कि फलित ज्योतिष के विद्वान थे। चौथे हैं अमर सिंह जो कि कोषाकार हुआ करते थे, कोषकार। 5वें हैं शंकु जो कि वास्तुकार थे, ये काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। फिर है बेताल भट्ट, फिर है घटकर पर, ठीक है, फिर है बाड़ा मिहिर जो कि खगोल विद्वानी थे, फिर है बररुचि। ठीक है, ये सभी चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न में शामिल थे। ठीक है, तो जरूर एक नजर आप इस सबको देख लीजिएगा। आगे देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त प्रथम या गोविंद गुप्त हुआ था। और याद रखिएगा कि कुमारगुप्त ने ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? कुमारगुप्त प्रथम या गोविंद गुप्त ने किया था। और नालंदा विश्वविद्यालय को क्षति कौन पहुंचाया था? याद रखिएगा बख्तियार खिलजी ने, बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को क्षति पहुंचाया था। ठीक है, बख्तियार खिलजी कौन था? तो याद रखिएगा ये मोहम्मद गोरी का सेनापति हुआ करता था या सेना में शामिल था। ये मोहम्मद गोरी का गुलाम या सेनापति हुआ करता था, याद रखिएगा। ठीक है, बख्तियार खिलजी था, कुतुबुद्दीन ऐबक था, ये सभी मोहम्मद गोरी के साथ आया था। ठीक है, याद रहेंगे। आप याद रखिएगा कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? विक्रमशिला जो कि भागलपुर में है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने किया था, जो कि पाल वंश का संस्थापक था। ठीक है, अगर हम आपसे पूछे कि ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था, तो ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना गोपाल ने किया था, ये भी पाल वंश का शासक था। तो तीनों विश्वविद्यालय के बारे में आप जरूर याद रखिए। ठीक है, देखिए कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी हुआ था स्कंदगुप्त। कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त हुआ था। देखिए इसके समय में हुनों का आक्रमण शुरू हो गया था। ठीक है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा है। ठीक है, किस गुप्त सम्राट के समय में या किस गुप्त शासक के समय में हुनों का आक्रमण शुरू हो गया था? तो स्कंदगुप्त के शासनकाल के समय में। ठीक है, तो याद रहेंगे स्कंदगुप्त के समय में ही हुनों का आक्रमण शुरू हो गया था। आगे देखिए स्कंदगुप्त के बारे में। देखिए स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया था। ठीक है, यानी सुदर्शन झील को पुनः ये चालू किया था। ठीक है, पुनरुद्धार का मतलब होता है पुनः स्टार्ट। ठीक है, यानी री स्टार्ट किया था। ठीक है, देखिए इसने पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया था। कौन? स्कंदगुप्त। ठीक है, तो स्कंदगुप्त से ज्यादा फैक्ट नहीं है, आप याद रखिएगा कि इसी के समय में हुनों का आक्रमण शुरू हो गया था, स्कंदगुप्त के समय में ही। ठीक है, और इसने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील को पुनः चालू किया था। इसने पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया था।
और अब अंतिम शासक याद रखिएगा कि गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन हुआ था? विष्णुगुप्त। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? विष्णुगुप्त। ये कई बार एग्जाम में पूछा है। और गुप्त वंश का संस्थापक या प्रथम शासक कौन था? तो याद रखिएगा श्रीगुप्त। ठीक है, श्रीगुप्त गुप्त वंश का अंतिम शासक था, सॉरी श्रीगुप्त गुप्त वंश का संस्थापक था। और अगर पूछे गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था, तो विष्णुगुप्त था। ठीक है, याद रहेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई, गुप्त वंश में सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई क्या हुआ करती थी? देश। और इसके शासक को गोपना कहा जाता था। इसके शासक को क्या कहा जाता था? गोपना कहा जाता था। देखिए, पुलिस विभाग का जो मुख्य अधिकारी होता था उसको दंडपाशिक कहा जाता था। पुलिस विभाग के मुख्य अधिकारी को दंडपाशिक कहा जाता था। और जो सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई देश थी, इसके शासक को गोपना कहा जाता था। ठीक है, देखिए, पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारी को चाट एवं भाट कहा जाता था। ठीक है, पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारी को चाट एवं भाट कहा जाता था। ठीक है, देखिए, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। ठीक है, प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई थी देश, और जबकि प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम हुआ करती थी। ठीक है, याद रहेंगे। पुलिस विभाग का जो मुख्य अधिकारी था उसको दंडपाशिक कहा जाता था। और पुलिस विभाग का जो साधारण कर्मचारी था, यानी कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल लेवल का जो रहा होगा, उसको चाट या भाट कहा जाता था। चाट एवं भाट कहा जाता था, याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए, ग्राम समूहों की छोटी इकाई, ग्राम समूहों की छोटी इकाई को पेट कहा जाता था। ठीक है, आगे देखिए, भू राजस्व कुल उत्पादन का 1/4 भाग से 1/6 भाग हुआ करता था। ठीक है, भू राजस्व कुल उत्पादन का 1/4 भाग से 1/6 भाग हुआ करता था। देखिए, गुप्त वंश में भूमि के जो प्रकार थे, गुप्त साम्राज्य में या गुप्त शासन काल में जो भूमि के प्रकार हुआ करते थे, उसमें सबसे पहला आपके सामने क्षेत्र। देखिए, कृषि करने योग्य भूमि को क्षेत्र कहा जाता था। जिस भूमि पर कृषि किया जा सकता है उसको क्षेत्र बोलते थे। देखिए, बास करने योग्य भूमि को वास्तु बोला जाता था। बास करने योग्य, जहां पे आप घर बनाकर रह सकते हैं, बास कर सकते हैं, उसको वास्तु कहा जाता था। देखिए, पशुओं के चारा योग्य भूमि को चारागाह भूमि कहा जाता था। पशुओं के चारा योग्य भूमि को चारागाह भूमि कहा जाता था। ये तीनों तो काफी इजी थे याद करने में। कृषि करने योग्य भूमि को क्षेत्र, बास करने योग्य भूमि को वास्तु, और पशुओं के चारा योग्य भूमि को चारागाह भूमि कहा जाता था। आगे देखिए, सील। देखिए, ये जो दो है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। ठीक है, जो सील था, देखिए, ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं होती थी, जो जोतने योग्य नहीं होती थी उसको सील कहा जाता था। और जो जोतने योग्य भूमि होती थी उसको क्या बोलते थे? अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं, क्षेत्र बोला जाता था। जो जोतने योग्य था, जोतने योग्य भूमि को क्षेत्र बोला जाता था। और जबकि ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं थी उसको सील बोलते थे। ठीक है, यानी सील का मतलब हो गया कि ये जो भूमि है ये जोतने योग्य नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, ऐसी भूमि जो जंगली होती थी, जो जंगली होती थी उसको अपरहत भूमि कहा जाता था। जंगली भूमि को अपरहत भूमि कहा जाता था। ठीक है, आगे देखिए, गुप्त काल में उज्जैन जो था ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र हुआ करता था। गुप्त काल में उज्जैन सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र हुआ करता था। देखिए, गुप्त शासकों ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी किए थे। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। गुप्त शासकों ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी किए थे। देखिए, जिसको दिनार कहा जाता था, इनके स्वर्ण मुद्राएं को क्या कहा जाता था? दिनार कहा जाता था। और चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था? रुपयका कहा जाता था। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, चांदी के सिक्के को रुपयका और स्वर्ण मुद्राएं को दिनार कहा जाता था। ठीक है, याद रहेंगे। एक बार रिवीजन कर लीजिए, कितने क्षेत्र भूमि है, कितने भूमि के प्रकार हैं। सबसे पहले क्षेत्र है जो कृषि करने योग्य भूमि है, वास्तु है जो बास करने योग्य भूमि है, चारागाह भूमि जो पशुओं के चारा योग्य भूमि है। आगे देखिए, सील ऐसा भूमि जो जोतने योग्य नहीं होती थी, अपरहत ऐसी भूमि जो जंगली होती थी। गुप्त काल में जो उज्जैन था ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र हुआ करता था। गुप्त शासकों ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी, काफी इंपॉर्टेंट है। गुप्त शासकों ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी। और स्वर्ण मुद्राएं को क्या कहा जाता था? दिनार कहा जाता था। ठीक है, और चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था? रुपयका कहा जाता था। ठीक है, आगे देखिए, गुप्त राजाओं की शासकीय जो भाषा थी, गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा क्या थी? संस्कृत हुआ करती थी। गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा संस्कृत हुआ करती थी। गुप्त शासक वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। जितने भी गुप्त शासक थे सभी वैष्णव धर्म के अनुयायी थे और इसे अपना राजधर्म इन्होंने बनाया था। ठीक है, तो गुप्त शासकों का जो राजधर्म था, कौन सा धर्म था? वैष्णव धर्म था। देखिए, गुप्तों का राज चिन्ह था गरुड़। गुप्तों का राज चिन्ह गरुड़ हुआ करता था, जो कि विष्णु का वाहन है। ठीक है, देखिए, गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिला को गणिका कहा जाता था। गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिला को गणिका कहा जाता था। और जो वृद्ध वेश्या हुआ करती थी उसको कुटनी कहा जाता था। ठीक है, तो इसमें आप याद रखिएगा कि गुप्त राजाओं की जो शासकीय भाषा थी क्या थी? संस्कृत थी। गुप्त शासक वैष्णव धर्म के अनुयायी थे और अब इसे अपना राजधर्म भी बनाया था। गुप्तों का जो राज चिन्ह था ये गरुड़ हुआ करता था, जो कि विष्णु का वाहन है। ठीक है, याद रहेंगे। और गुप्त काल में जो वेश्यावृत्ति करने वाली महिला होती थी उसको गणिका कहा जाता था। और इसमें जो वृद्ध वेश्या होती थी उसको कुटनी कहा जाता था। ठीक है, आगे देखिए, पहली बार सती होने का प्रमाण 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरन अभिलेख, ये अभिलेख जरूर याद रखिएगा।
सती होने का पहला प्रमाण देने वाला जो अभिलेख है आपका एरन अभिलेख है, ठीक है। पहली बार सती होने का प्रमाण 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरन अभिलेख से मिलता है, जिसमें किसी भोजराज की मृत्यु पर उसकी पत्नी के सती होने का उल्लेख है, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। एरन अभिलेख, एरन अभिलेख भानुगुप्त का जो एरन अभिलेख है, इसमें पहली बार सती होने का प्रमाण मिलता है और इसमें किसी भोजराज की मृत्यु पर उसकी पत्नी के सती होने का उल्लेख है, ठीक है। आगे देखिए गुफा संख्या 17। देखिए गुफा संख्या 17 के जो चित्र हैं इसको चित्रशाला कहा गया है, ठीक है। गुफा संख्या 17 के जो चित्र हैं इसको चित्रशाला कहा गया है। इस चित्रशाला में बुद्ध के जन्म, महाभिनिष्क्रमण, देखिए महाभिनिष्क्रमण आप जानते हैं कि हमने बौद्ध धर्म पे पूरी डिटेल से एक वीडियो बनाया है, आप उसे जरूर एक बार देखिए। आप प्ले लिस्ट में जाइए, प्ले लिस्ट में जो प्राचीन भारत का जो प्रमुख धर्म पे हमने एक वीडियो बनाया है, उसमें हमने बौद्ध धर्म लिया है और पूरे गौतम बुद्ध के बारे में पूरी डिटेल से बताया है। देखिए महाभिनिष्क्रमण क्या है कि गौतम बुद्ध के द्वारा जो गृह त्याग किया गया था 29 वर्ष की अवस्था में, तो इनके द्वारा जो गृह त्याग करने की घटना है उसी को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है, ठीक है, याद रहेंगे। एवं महापरिनिर्वाण की घटनाओं से संबंधित चित्र उद्धृत किए गए हैं, ठीक है, किसमें, चित्रशाला में। महापरिनिर्वाण गौतम बुद्ध की जो मृत्यु की घटना है इसी को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है, ठीक है। और एक है धर्मचक्र प्रवर्तन। धर्मचक्र प्रवर्तन गौतम बुद्ध के द्वारा दिया गया जो प्रथम उपदेश है उसी को बौद्ध धर्म में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है, ठीक है। तो हमने पूरे बौद्ध धर्म में पूरे गौतम बुद्ध के बारे में पूरी डिटेल से बताया है, आप उस वीडियो को जरूर देखिए। हो सकता है हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दे, आप डायरेक्ट यहाँ से भी देख सकते हैं। आगे देखिए अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है। आप जानते हैं कि बौद्ध धर्म की दो शाखाएं, एक महायान शाखा और एक है आपका हीनयान शाखा। एक है हीनयान और दूसरा है महायान, ठीक है। आगे देखिए गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र जो कि संस्कृत में है को संसार का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ माना जाता है, ठीक है। बाइबिल के बाद इसका दूसरा स्थान है। याद रहेगा कि गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा रचित जो रचना है पंच ग्रंथ, ये संसार का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ है। बाइबिल के बाद इसका दूसरा स्थान है। देखिए पंचतंत्र के 5 भाग हैं। कितने भाग हैं, नाम ही है पंचतंत्र के 5 भाग है। कौन कौन से हैं, मित्रभेद, मित्रलाभ, संधि विग्रह, लब्ध प्रनाश एवं अपरीक्षा कारित्व, ठीक है। यानी पंचतंत्र के 5 भाग हैं और पंचतंत्र के रचयिता कौन है, याद रखिएगा विष्णु शर्मा है, ठीक। आगे देखिए आर्यभट्ट के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट को देखते हैं। देखिए इन्होंने आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखे हैं, ठीक है। इन्होंने सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण के वास्तविक कारण बताए हैं, ठीक है। तो सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण के वास्तविक कारण बताने वाले कौन थे, आर्यभट्ट साहब थे, ठीक है। इन्होंने आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ भी लिखे हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। देखिए सूर्य ग्रहण आप जानते हैं कि सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन लगता है और चंद्र ग्रहण आपका पूर्णिमा के दिन लगता है, ठीक है, याद रहेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए आर्यभट्ट पहला शास्त्रीय नक्षत्र वैज्ञानिक थे जिसने घोषणा की थी कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। तो पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है यह कहने वाले या इसकी घोषणा करने वाले कौन थे, आर्यभट्ट थे, ठीक है, याद रहेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त इस युग के महान नक्षत्र वैज्ञानिक एवं गणितज्ञ थे। इसने न्यूटन के सिद्धांत की पूर्व कल्पना कर ली थी, ठीक है। यहां से प्रश्न बनता है कि न्यूटन के सिद्धांत की पूर्व कल्पना करने वाले कौन थे, तो याद रखिएगा ब्रह्मगुप्त हुए थे, ठीक है। आगे देखिए पुराणों की वर्तमान रूप में रचना गुप्त काल में हुई थी। पुराणों की वर्तमान रूप में रचना गुप्त काल में हुई थी। आप जानते हैं कि पुराणों की संख्या कितनी है, 18। अगर हम पूछे कि कुल कितने वेद हैं, वेद टोटल 4 हैं, ठीक है, याद रहेंगे। सबसे पुराने वेद हैं आपके ऋग्वेद और सबसे नए में है आपके अथर्ववेद, ठीक है। आप जानते हैं कि वेदांग कितने हैं, वेदों को समझने के लिए वेदांग की रचना हुई है, वेदांग कुल 6 हैं, ठीक है। अगर हम पूछे कि उपनिषद कितने हैं, उपनिषदों की संख्या कितनी है, तो याद रखिएगा कुल 108 उपनिषद हैं, ठीक है। आगे देखिए मंदिर बनाने की कला का जन्म गुप्त काल में ही हुआ था, ये काफी इंपॉर्टेंट है। मंदिर बनाने की कला का जन्म कब हुआ था, गुप्त काल में हुआ था। मंदिर बनाने की कला का जन्म गुप्त काल में हुआ था। आगे देखिए त्रिमूर्ति की अवधारणा का विकास गुप्त काल में हुआ था। त्रिमूर्ति की अवधारणा का विकास गुप्त काल में हुआ था। देखिए गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम दान में दिए थे, ठीक है। तो गुप्त वंश के शासकों ने सबसे अधिक दान किए थे। आगे देखिए नगरों का क्रमिक पतन गुप्त काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी, ठीक है। ये यही आपसे प्रश्न आज पूछा गया था कि नगरों का क्रमिक पतन किस काल की प्रमुख विशेषता थी, ठीक है। तो नगरों का क्रमिक पतन गुप्त काल की प्रमुख विशेषता थी। आप जानते हैं कि गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त और गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन हुआ था, विष्णुगुप्त। आगे देखिए नगरों का क्रमिक पतन गुप्त काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी, रिपीट हो गया है। आगे देखिए कालिदास की कृति अभिज्ञान शाकुंतलम, कालिदास की कृति है अभिज्ञान शाकुंतलम या अभिज्ञान शकुंतलम। देखिए इसमें राजा दुष्यंत एवं शकुंतला के प्रेम की कथा का वर्णन किया गया है। देखिए ये जो कृति है कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम, यह प्रथम भारतीय रचना है जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषा में हुआ, ठीक है।
तो प्रथम कौन सी रचना है जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषाओं में हुआ था? तो याद रखिएगा कालिदास की कृति अभिज्ञान शकुंतलम है। ठीक है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा है। ठीक है, आगे देखिए दूसरी ऐसी रचना है आपका श्रीमद् भगवत गीता। ठीक है, श्रीमद् भगवत गीता का भी यूरोपीय भाषा में अनुवाद किया गया था। लेकिन अगर पूछे कि यूरोपीय भाषा में सर्वप्रथम किसका अनुवाद हुआ था, तो कालिदास की कृति अभिज्ञान शकुंतलम की हुआ था। ठीक है, आगे देखिए बारहमिहिर की रचना का नाम है बृहद संहिता, पंच सिद्धांत, बृहद जातक, लघु जातक। ठीक है, तो बारहमिहिर की रचना बृहद संहिता और पंच सिद्धांत और बृहद जातक, लघु जातक, ये सभी काफी इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए शूद्रक की रचना है आपका मृच्छकटिकम, यानी माटी का खिलौना। शूद्रक की रचना का क्या नाम है आपका? मृच्छकटिकम। ये सभी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जरूर याद रखिएगा सबको। आगे देखिए गुप्तकालीन प्रसिद्ध मंदिर कौन कौन सी हैं? सबसे पहले विष्णु मंदिर, कहाँ पे है? तिगवा, जो कि मध्य प्रदेश का एक स्थान है। फिर है शिव मंदिर, जो कि भूमड़ा, जो कि मध्य प्रदेश का स्थान है। फिर है पार्वती मंदिर, जो कि नैना कुठार में पड़ता है, ये भी मध्य प्रदेश का एक मंदिर है। फिर है दशावतार मंदिर, ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। दशावतार मंदिर देवगढ़ में पड़ता है, जो कि मध्य प्रदेश का एक जगह है। फिर है भीतरगांव मंदिर, जिसको लक्ष्मण मंदिर बोलते हैं, ये भीतरगांव उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, यानी गुप्तकालीन ज्यादातर मंदिर कहाँ पे है? आपके मध्य प्रदेश राज्य में है। ठीक है, तो चलिए इस प्रकार से हमने गुप्त वंश से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे उन सभी फैक्ट को हमने कवर किया। ठीक है।